प्रधानमंत्री ने बनारस रेलवे स्टेशन सहित अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री की भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, प्रशासनिक समन्वय को लेकर हुई रायशुमारी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन रहा हंगामेदार। प्रधानमंत्री आवास योजना पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा। और रायपुर में आज सुबह आयोजित की गई रन फॉर सीजी प्राइड, लगभग 20,000 धावकों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कल रात बनारस रेलवे स्टेशन सहित अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि इस पवित्र शहर में ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशन बनाने के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक दिशा देगा और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परिसर हमारी क्षमता और हमारे कर्तव्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दृढ़ संकल्प और संगठित विचार के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को पुनर्जीवित कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में काशी से चोरी हुई माता अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा को वापस लाकर यहां फिर से स्थापित किया गया है। भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। यहां काशी में तो माता अन्नपूर्णा खुद विराजती है। मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 1 शताब्दी के इंतजार के बाद, 100 साल के बाद अब फिर से काशी में स्थापित की जा चुकी है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से कोरोना के कठिन समय में देश ने अपने अन्न भंडार खोल दिए। कोई गरीब भूखा न सोए, इसका ध्यान रखा। मुफ्त राशन का इंतजाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी ने अतीत में क्रूरता देखी है, लेकिन ये बना रहा और इसने खुद का पुनरुद्धार किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए समय समय पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने काशी के रक्षक के रूप में प्रचलित काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करके वाराणसी की अपनी यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाई और काशी विश्वनाथ गलियारे से होते हुए पवित्र गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। प्रधानमंत्री शाम को गंगा आरती में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस बैठक में असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने शासन प्रशासन को लेकर अपने अनुभव साझा किए ताकि विकास के लिए सुझाव मिल सके और समन्वय स्थापित करने में सहूलियत हो। यह सम्मेलन प्रशासन से संबंधित श्रेष्ठ कार्यों को साझा करने का अवसर था, जो प्रधानमंत्री की टीम इंडिया की परिकल्पना के अनुरूप रहा। वहीं प्रधानमंत्री आज सद्गुरु सदाफलदेव विहंगम योग के 98वें वर्षगांठ समारोह में भी शामिल होंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरे रखा।
सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्र द्वारा लक्ष्य वापस लिए जाने के मामले पर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जवाब देते रहे, लेकिन विपक्ष के सवाल लगातार आते रहे। राज्य के अंश के मसले पर अजय चंद्राकर ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार आईडीएमई एक्ट का उल्लंघन कर रही है। कर्ज की लिमिट 6% से पार हो गई है। वहीं सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जो 2,40,000 मकान अधूरे हैं और जर्जर हो रहे हैं, क्या उसके लिए सरकार तत्काल कोई राशि जारी करेगी? इस मामले में हंगामा इस कदर बढ़ा कि आसंदी ने 10 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। इसके बाद जब शून्यकाल शुरू हुआ, तब भी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शोर शराबा होता रहा, जिसे देखते हुए आसंदी ने सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने व्यवस्था देते हुए कहा कि आज के ध्यानाकर्षण कल रखे जाएंगे। कार्यसूची के अनुरूप सदन के पटल पर पत्र और प्रस्ताव रखे गए। इसके बाद कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राजधानी रायपुर में आज सुबह रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और गर्व के लिए आयोजित इस दौड़ में हर आयु वर्ग के 20,000 से अधिक धावक शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुबह गांधी उद्यान चौक से झंडी दिखाकर रन फॉर सीजी प्राइड का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लिया था, उसे हम पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 3 सालों में ही राज्य ने देश दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान कायम की है। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में है। छत्तीसगढ़ मॉडल समता और आर्थिक समानता लाने वाला मॉडल है। समाज के गरीब, किसान, आदिवासी, महिला, युवा और सभी वर्ग और समुदाय के लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। इसमें सभी समाज और वर्ग के लोग शामिल हैं। कोरोना संकट काल के दौरान भी छत्तीसगढ़ में विकास के काम अनवरत रूप से जारी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान कायम की है। राज्य को बीते 3 सालों से देश में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार मिल रहा है। इस साल छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में 67 पुरस्कार हासिल किए। इसके साथ ही राज्य की योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दौड़ में हिस्सा लेने आए सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। देश में अब तक 133 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 5,784 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 7,995 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.37% है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 140 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके बचे हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध करा रही है। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 24,394 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 32 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी के साथ प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.13% तक पहुंच गई है। इस दौरान 15 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में धान खरीदी के बीते 13 दिनों में अब तक 19,24,794 मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। खरीदी के बाद बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत इसके भुगतान करने के लिए 3,328 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि मार्कफेड द्वारा जारी की गई है। मुख्यमंत्री की पहल पर इस वर्ष धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी तेजी से किया जा रहा है। अब तक 5,78,921 मीट्रिक टन का डीओ जारी कर दिया गया है। धान खरीदी के 13वें दिन भी राजनांदगांव जिला प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में पहले पायदान पर है। राजनांदगांव जिले में 1,96,234 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है।
बेमेतरा जिला धान खरीदी के मामले में आज राज्य में दूसरे क्रम पर है। खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार की जिला खनिज न्यास निधि किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरबा जिले में किसानों की बेहतर आय के लिए इस मद से सौर ऊर्जा से चलित 5 टन क्षमता की 8 कोल्ड स्टोरेज लगाए गए हैं, जिससे अब सब्जी की खेती करने वाले किसानों के साथ ही वनोपज संग्रहण करने वाले ग्रामीण इस कोल्ड स्टोरेज का सीधा फायदा ले रहे हैं। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिले में बाड़ी योजना के तहत बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती की जाती है। पहले किसानों को सब्जी खराब होने के डर से कम दाम पर सब्जी बेचने की मजबूरी होती थी, लेकिन अब जिले के 8 स्थानों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेजेस लगाए गए हैं, जिससे सब्जी खराब होने की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो गई है। जिले में जो है 8 स्थानों पर सोलर कोल्ड स्टोरेज लगाया गया है और कुछ स्थान पे तो ये जो हमारे बाड़ी के कॉन्सेप्ट है उन बाड़ी के आसपास लगाया है, जिसमें जो महिला स्व सहायता समूह और जो हमारे किसान सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, तो कई बार उन्हें रेट नहीं मिलने के कारण सब्जियों को रखना पड़ता है, कुछ दिन या एक आध हफ्ते रखना होता है, तो सब्जियाँ खराब नहीं होती और उन्हें अच्छा रेट मिल जाता है सब्जियों का और उससे उनके आय में वृद्धि होती है। इसी कड़ी में वनांचल ग्राम कापू बहरा पंचायत में लगे इस कोल्ड स्टोरेज का अब सीधा फायदा गांव की महिला समूह और ग्रामीणों को हो रहा है। सब्जी की खेती करने वाली दूजबाई और चंदरबाई पटेल ने बताया कि पहले खेती से सब्जी तोड़ने के बाद उन्हें 2 दिन के अंदर सब्जी बेचने की मजबूरी होती थी। सब्जी खराब होने के कारण कम दाम में भी बेचना एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब कोल्ड स्टोरेज लग जाने से उनकी ये बड़ी समस्या खत्म हो गई है और अब वे बाजार में अच्छे भाव मिलने पर सब्जियां बेचकर ज्यादा फायदा कमा रही हैं। जो भी सब्जियां होता था उसको 2 दिन के अंदर हमें बेचना पड़ता था, तो वैसे में हमारा नुकसान होता था। अब क्या है, कोल्ड स्टोरेज लग गया है तो इससे हम सब्जी को सुरक्षित रख सकते हैं। कितने दिन तक? यही 1.5 महीने तक। हम इस गौठान में सब्जी लगाते थे, सूर्या समूह का 2 एकड़ में। पहले क्या दिक्कत आता था और अब कितना सुविधा है? अब बहुत सुविधा है। पहली क्या है, तुरंत तोड़े और तुरंत बाजार लेकर जो भी भाव रहे उस भाव में बेच कर आ जाते हैं। अब है कोल्ड स्टोर बन गए है, तो अब जैसे बाजार में कम भाव रहते तो हम यहाँ ला के सामान रख देते हैं, तो फिर भाव बढ़ते तो हम फिर लेकर फिर बेच देते हैं। यहाँ कितने दिन तक सब्जी रहते हैं? यहाँ 1-1.5 महीना तक रख सकते हैं, जब भाव बढ़ते हैं जब उठा के लेकर चलते हैं। गौरतलब है कि इस सौर ऊर्जा चलित कोल्ड स्टोरेज का सीधा लाभ किसानों को मिलने के साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आजादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आजादी के सफर के आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे प्रसिद्ध समाज सुधारक एनी बेसेंट और 1857 की क्रांति के वीर सिपाही जबलपुर के देवी सिंह गुंटिया के बारे में। 14 दिसंबर 1921 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने भारतीय शिक्षा में योगदान के लिए सम्मान के तौर पर एनी बेसेंट को डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि दी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सह संस्थापक एनी बेसेंट भारत में अपने आरंभिक दिनों से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़ी रही। 1898 में उन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल और कॉलेज की शुरुआत की और कुछ साल बाद 1904 में उन्होंने बालिकाओं के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल शुरू किया। कॉलेज के कार्य में उनकी सहायता के लिए विदेश से भी विद्वान आए, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में भारत के गौरवशाली अतीत का संचार करना था। बाद में ये संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बन गए। हम आज मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के शहीद देवी सिंह गुंटिया को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 30 नवंबर 1857 को शाहपुर पुलिस थाने को जलाने और जबलपुर, सिवनी तथा नरसिंहपुर जिलों में ब्रिटिश ठिकानों पर हमलों में शामिल थे। देवी सिंह ने 7 दिसंबर 1857 को कैप्टन वूली के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से युद्ध में 1,500 लोगों की सेना का नेतृत्व किया था। अपनी सेना की पराजय के बाद वे बच निकले, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
देवी सिंह को 14 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई। महान योद्धा को शत शत नमन। तो देश कभी नहीं भूलेगा अपने वीर सपूतों के बलिदानों को। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।